Good morning. Standard 12th +2 subject Radical Science. Lesson number 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आप जानते हैं, रुकावट। लोकतांत्रिक, जैसा कि आप विद्यार्थियों को पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद होने के बाद देश के सामने ये संकट था कि देश को किस व्यवस्था के तहत चलाया जाए, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज चला रहे थे। इसके लिए एक ग्रंथ, जिसको आप गुरु ग्रंथ साहब भी कह सकते हैं, रामायण भी कह सकते हैं, बाइबल भी कह सकते हैं और कुरान भी कह सकते हैं, जिसका नाम हमने भारत का संविधान रखा। एक पवित्र पुस्तक कि इस देश को चलाया कैसे जाएगा, उसका निर्माण किया गया। और उस पुस्तक को तैयार करने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। और आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो गया। लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रैक्टिकल साइंस का मतलब कि किसी भी भारी देश का यहाँ पर कोई भी कानून आधिपत्य किसी भी प्रकार का नहीं होगा, बल्कि ये राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, अपनी मर्जी से फैसले करेगा। तो उसमें आपने देखा कि जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो इस देश में लोकसभा का निर्माण हुआ, राज्यसभा का निर्माण हुआ, राज्य थे उनमें विधानसभा का निर्माण हुआ। और उनमें लोक का मतलब, लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का जो समर्थन हो, लोगों का जो तंत्र हो, यानी कि लोग अपने वोट के द्वारा अपने नेताओं और अपने सरकार को चुनना। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा निश्चित हुआ। और आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल बने और 1964 तक रहे। तो लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि जनता चुनती है। अब आप वर्तमान में भी देखते हैं कि गांव में इलेक्शन होता है तो एक वार्ड में आपका मेंबर बनता है, उसके भी आपके परिवार के लोग चुनते हैं। गांव में मेंबर के बाद सरपंच चुनता है, उसके भी गांव को लोग चुनते हैं। ब्लॉक समिति का कोई मेंबर जीतता है, उसके भी आपके गांव के लोग चुनते हैं। जिला परिषद का कोई जीतता है कोई व्यक्ति, उसको भी आपके परिवार के लोग, 18 साल की आयु से बड़ा जिसको वोट देने का अधिकार, वो चुनते हैं। विधायक भी चुनते हैं तो आपके भी माता पिता या बड़े लोग चुनते हैं। इसी प्रकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें या जनता सरकार चुनती है 5 साल के लिए। काम ठीक ना करे तो बदल देते हैं, जैसे गांव में सरपंच को बदल देते हैं। अब था कि आपातकाल की पृष्ठभूमि। बेटे आप जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। अंग्रेज इसको लूट कर चले गए थे। आहिस्ता आहिस्ता 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले रियासतें अलग अलग थी, सरदार पटेल ने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इसको एक भारत देश का निर्माण किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हुई तो उसके बाद ये संशय हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो बीच का जो 3 साल का पृष्ठभूमि थी उसमें प्रधानमंत्री चुने गए। 1967 में क्या हुआ कि 1967 में हमारे देश में एक तो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही थी, इनकम के सोर्सेज बहुत कम थे, सिंचाई की सुविधाएं कम थी, और 1-2 साल अकाल पड़ने के कारण देश के हालात काफ़ी बुरे हो चुके थे। बेरोजगारी बढ़ रही थी। और उसके बाद में आर्थिक संदर्भ क्या आया कि 1967 के बाद 4 साल तक, क्योंकि जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ, एक भाग पाकिस्तान और एक बीच में छोटा सा टुकड़ा जिसको आज बांग्लादेश के आज नाम से जानते हैं, ये भी पाकिस्तान का भाग था। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान, इन दोनों पर कब्जा पाकिस्तान का था। 1967 से लेके 1971 तक, इन 4 सालों में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ पाकिस्तान की सेनाएं दरिंदगी कर रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मार रही थी। और वो हताश होकर गरीब ऐसे लोग जो
मुसलमान थे, गरीब थे और थे, वो लोग इस पूर्वी पाकिस्तान से हज़ारों लाखों की संख्या में, तकरीबन मानते हैं कि 80 लाख लोग हमारे भारत की ओर आना शुरू हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस प्रकार के शरणार्थी पश्चिमी बंगाल, असम में आएंगे तो देश का क्या हाल होगा। तब श्रीमती इंदिरा गांधी को ये निर्णय करना पड़ा कि 1971 में इस पूर्वी पाकिस्तान का इलाज किया जाए और पाकिस्तान के युद्ध में पूर्वी जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से छीना गया और उसको एक नए देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में बसाया गया। बहुत से शरणार्थी थे वापस चले गए, लेकिन बहुत से, अब लाखों शरणार्थी आज भी हमारे भारत में रह रहे हैं। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव में एक नारा दिया कि इस देश से गरीबी को हटाना है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 80 लाख जो हमने चर्चा की कि ये लोग पश्चिमी बंगाल में, असम में आ गए क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के डर के कारण, पाकिस्तान की सेना की क्रूरता के कारण, बहुत गरीबी के कारण यहाँ पर आ गए। अब भी बहुत से लोग हमारे दिल्ली आसपास ऐसे रहते हैं। अब क्या हुआ कि युद्ध के कारण आप जानते हैं कि लड़ाई के अंदर और इतने लोगों के आने के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और 1972 और 73 में, जैसे हरियाणवी में कहते हैं, दूबले को 260, और मानसून भी कम रहा क्योंकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। भारत की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, जबकि अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहाँ खेती बाड़ी ना हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान में यदि खेती बाड़ी एक साल नहीं होगी तो सारे काम ठप हो जाएंगे। तो मानसून कम होने के कारण फसल का उत्पादन कम हुआ, लोगों में हाहाकार हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। और इससे हताश होकर गुजरात, बिहार जैसे जो स्टेट्स थे वहाँ छात्र आंदोलन आरंभ हो गई, क्योंकि सरकार यानी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के पास कोई काम नहीं है, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई और ये युद्ध के कारण देश के हालात और भी बिगड़ गए। तो इस प्रकार के आंदोलन, जो छात्र आंदोलन, जो नौकरियां मांग रहे थे, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार की पॉलिसियां मांग रहे थे, इस प्रकार के आंदोलन हुए। कहीं पर घेराव हो रहा था, कहीं पर शहर बंद हो रहे थे, कहीं पर हड़ताल हो रही थी, रोजमर्रा के काम सरकारी दफ्तरों के ठप हो गए। उस वक्त एक नेता जिसको हम जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला ऐसा व्यक्ति था श्रीमती इंदिरा गांधी के नीतियों का विरोध किया। हालांकि ये सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन छात्र आंदोलन के कारण दोबारा ये राष्ट्रीय राजनीति में आए और सरकार को दबाव डाला कि विद्यार्थियों की आवाज़ सुनी जाए, मजदूरों की आवाज़ सुनी जाए, किसान की आवाज़ सुनी जाए, शहर का छोटा मोटा दुकानदार है उसकी आवाज़ सुनी जाए। तो सरकार तक अपनी आवाज़ को चलाने के लिए जैसे भी हम आवाज़ पहुंचाते हैं तो बंद करना, हड़ताल करना, ताकि सरकार जाग सके। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि नक्सलवादी आंदोलन शुरू हो गए। 1967 में इनकी शुरुआत हुई और 1967 के बाद नक्सलवादी का मतलब होता है कि भारत में अभी भी नक्सलवादी, जैसे उड़ीसा के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, असम के अंदर बहुत से आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर लोग बहुत ही एक निम्न तक जीवन जी रहे हैं। इन जो आदिवासी जो इलाके थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, भूमाफिया थे, अंग्रेज़ों के समय थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी कि इसको कम्युनिस्टों ने इस नक्सलवाद आंदोलन को जन्म दिया और जो गरीब लोग थे उनको भगाया गया और उनको सहायता प्रदान की गई कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं इनके खेतों पर कब्जा कर लिया जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए। और लगभग 9 राज्यों में 75 जिलों में ये प्रभावित हुए नक्सलवाद की समस्या। कहते हैं कि 1975 में जिस प्रकार जयप्रकाश का हमने जिक्र किया था, पहली बार संसद मार्च, जेपी ने एक नारा दिया था कि आओ संसद चले, अर्थात सरकार को जगाएं। सरकार कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। कहते हैं कि जब दिल्ली में संसद मार्च हुआ तो इतने लोग 1947 के बाद पहली बार दिल्ली में उमड़े कि कहते हैं कि वो सबसे बड़ी रैली थी। उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, दुकानदार भी थे, विद्यार्थी भी थे, काम करने वाले लोग भी थे, सभी थे। और इसी के बीच में 1974 में रेल हड़ताल, 1853 के बाद में कभी रेलवे में हड़ताल नहीं हुई। और यदि हम 22 मार्च
2020 से पहले की बात करें, इस देश में 1974 की हड़ताल को छोड़कर कभी रेलें बंद नहीं हुई। ये तो ड्यू टू कोरोना अभी मार्च से लेकर 5 महीने रेलें भी बंद हैं, मेट्रो भी बंद हैं, मोस्टली जगह आपके बहुत सी चीज़ें बंद हैं, लेकिन सदियों तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी रेलवे स्टेशन को बंद किया गया, केवल हड़ताल को छोड़कर। और इसी बीच 12 जून 1975 को हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया। बहुत से लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव कंस्टिट्यूंसी से जीता वो पैसे के बलबूते पर, पुलिस के जोर से, गुंडों के जोर से जीता। और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत कर आई है वो असंवैधानिक है, यानी कि गलत तरीके से वोटिंग हुई है, आम लोगों को, गरीब लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। इस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 25 जून 1975